करनाल के लोगों की एक और डिमांड है अपने सांसद से। यहाँ के निवासी यहाँ शताब्दी का ठहराव चाहते हैं। अंग्रेजों के समय का ये रेलवे स्टेशन है। इस शहर में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हवाई अड्डा भी यहाँ मंजूर हुआ है। शताब्दी भी यहाँ से गुजरती है लेकिन रुकती नहीं। गुजारिश करते हैं रेलवे डिपार्टमेंट से कि वो करनाल वासियों की इस डिमांड को कंसिडर करें और स्वराज, हापा और शताब्दी का चाहे 1 मिनट या 2 मिनट का स्टॉप अवश्य दें। डिमांड तो है जी, लेकिन ये रुकती नहीं है। यहाँ सीधी अंबाला से दिल्ली रुकती है तो लोगों को परेशानी तो होती है। करनाल के बाद बारी असंध हलके की। असंध वासियों का कहना है कि यहाँ सड़कों का बुरा हाल है और कोई कॉलेज भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ से भी सैकड़ों छात्र छात्राओं को किसी दूसरे शहर में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। एक और मांग है यहाँ के लोगों की अपने सांसद से। ये शहर रेलवे लाइन से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि उनके यहाँ भी रेल लाइन आए, रेल चले, ताकि उनका सफर भी आसान हो। सबसे मेजर प्रॉब्लम तो जो ट्रेन की अटैचमेंट नहीं है। व्यापारी शैल जब तक जुड़ता नहीं किसी काम से तो उसकी उस जगह का कुछ समाधान नहीं हो सकता। कुछ जमींदारों पे डिपेंड है ये सारा इलाका, तो इसमें मेन फैसिलिटी नहीं है, कॉलेज भी नहीं है यहाँ। जो सही में मायने में आज तक सरकार की कोई फैसिलिटी यहाँ नहीं मिल सकी। एमपी के एमएलए का किसी ने भी कुछ नहीं किया अभी तक। और यहाँ सड़कों पे अंदर जाके देख लो कितना बुरा, ना सीवरेज है, ना पानी है, ना कुछ भी है, वाटर सप्लाई कुछ नहीं है इसके अंदर। तो प्रॉब्लम है जिसके अंदर। चलिए अब रुख करते हैं घरोंडा हलके का। नेशनल हाईवे नंबर 1 पर बसा ये शहर और आसपास इस हलके में आने वाले गांव। घरोंडा के निवासी सांसद से खासे नाराज दिखाई दिए। इनका कहना है कि अरविंद शर्मा को करनाल से सांसद बने 9 साल हो गए हैं, तभी से उनकी एक मुख्य मांग है यहां रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाने की। इसके लिए कई बार ज्ञापन सौंपा गया, कई बार उन्होंने प्रदर्शन भी किया, लेकिन उनकी इस मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 1 मार्च से 23 मार्च तक 23 दिन तक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर करके इसी जगह पर धरने दिए और इसके लिए हम लोगों ने पुल की डिमांड रखी। पर इसका टेंडर हुआ 2 महीने बाद। टेंडर होने के बाद आज तक वो सिंह एंड कंपनी जिन्हें टेंडर ले रखा वो नहीं आ सका। हमें शायद लगता है कि यहाँ का जो एमपी अरविंद शर्मा, जिसने कोई भी ट्रेन नहीं रुकवाई 9 साल के अंदर, ना ही कोई काम कराया, वो इस चीज़ का काम उस समय कराना चाहता है जब यहाँ इलेक्शन नज़दीक हों। हमारे एमपी साहब कोई काम नहीं हमारा करना चाहते, ना आज तक हुआ है। 9 साल से हमारा आज तक कुछ भी, ना कोई रेल छूटती है जो स्मार के रुकती है, लीलो के रुकती है, या कोई रेल नहीं रुकती। घरोंडा वासियों की दूसरी मांग यहां कॉलेज बनवाने की है। उनका कहना है कि इस हलके के छात्रों को मजबूरी में करनाल या पानीपत में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। खासकर लड़कियों को बाहर जाने के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे जो घरोंडे हलके की लड़कियां हैं वो यहाँ घरोंडे से करनाल जाती हैं, पानीपत जाती हैं, उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। नेता तो आते हैं और वोट लेने के लिए ही आते हैं सिर्फ, और वादे करते हैं बड़े बड़े कि स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, ये कर देंगे, ये फैसिलिटी देंगे, पर मेरे ख्याल में जब से वो बने हैं उसके बाद तो आम जनता में दिखाई नहीं दिए। घरोंडा के बाद पानीपत शहरी विधानसभा। पानीपत ऐतिहासिक शहर है। यहाँ 3 लड़ाइयां लड़ी गई जो कि इतिहास में दर्ज हैं। पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया है, इसको टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। यहाँ से कारपेट, कंबल का एक्सपोर्ट होता है। यहाँ के जो उद्योगपति हैं उनका कहना है कि पानीपत शहर से सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को मिलता है
लेकिन पानीपत को आज तक इंडस्ट्रियल हब नहीं बनाया गया है। पानीपत ऐसा कह लो कि इंडिया का दिल है और इसको टेक्सटाइल हब बनाने के लिए हम गवर्नमेंट को पहले भी कई बार लिख चुके हैं पीछे। ये पानीपत को वर्ल्ड के अंदर टेक्सटाइल सिटी के नाम से, टेक्सटाइल हब के नाम से जाना जाए। भाई कभी कोई भी कहीं किसी कंट्री में बैठा हुआ अगर वेबसाइट खोलता है तो पानीपत टेक्सटाइल हब का नाम सामने आए। ये हमने ऑलरेडी उनको लिख दिया हुआ है, मिनिस्ट्री के पास भी गया हुआ है। क्या कारण है ये मैं नहीं कह सकता अभी तक क्यों नहीं बना। ये बहुत ज़रूरी है और ये इंडिया के लिए इतना ही ज़रूरी है जितना कि पेट के लिए रोज़ खाना जरूरी है। उद्योगपतियों का कहना है कि नेता लोग वायदा तो करते हैं लेकिन हकीकत में प्रयास नहीं करते। पानीपत शहर की एक बड़ी समस्या है यहाँ की ड्रेन नंबर 1। ये समस्या काफी लंबे समय से है। कहते हैं कि पानीपत की राजनीति यहाँ से शुरू होती है और यहीं खत्म हो जाती है। इसी ड्रेन की सफाई पर हर साल करीब 40-45 लाख रुपया खर्च किया जाता है। हालांकि इसको पक्का करने के लिए एनसीआर बोर्ड की ओर से 85 करोड़ रुपया जारी किया गया है, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं। ये ड्रेन पानीपत ग्रामीण इलाके से भी गुजरती है। यहाँ तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। यहाँ ड्रेन के आसपास बसे परिवारों की जिंदगी नर्क बन गई है। इस वक्त मैं ड्रेन नंबर 1 पे खड़ा हूँ। पानीपत ग्रामीण इलाका है ये। आप देख सकते हैं इस ड्रेन को। कितनी असुविधा होती है इन लोगों को जो दोनों ओर घर बसे हुए हैं। तकरीबन 5-6 कॉलोनियां हैं जिनके लिए हमेशा ये खतरा बना रहता है। उनके बच्चे गिर जाते हैं, बड़े बुजुर्ग इसमें गिर जाते हैं, बड़ी मुश्किल से उनको बाहर निकाला जाता है। और गंदगी आप देख सकते हैं दोनों ओर किस तरीके की। मैं इन्हीं लोगों से जानना चाहूंगा किस तरह की मुश्किलों का सामना इनको इस ड्रेन की वजह से करना पड़ता है। चलिए भाई साहब, आप बताएंगे ये जो ड्रेन गुजर रही है इसकी वजह से कितनी परेशानी होती है? इससे जब भी 8-10 कॉलोनी वाले इधर उधर जाते हैं, कभी बच्चे स्कूल में इधर गिर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं निर्माण विद्या स्कूल में, और कभी कोई बुजुर्ग जाता है इसमें गिर जाता है, मुश्किल से उसको निकाला जाता है, चोट लग जाती है, डॉक्टर के पास लेकर जावा है। आज तक ना कोई विधायक यहाँ पे आ लिया, ना कोई संसद आ लिया, कोई भी आगे आके देख लेने वाला नहीं है। सर कोई सुनवाई नहीं करते हमारे यहाँ पे। हम क्या कह के दुखी हो गए हैं। हर किसी को आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। बरसात के समय क्या हाल होता है यहाँ पर? बरसात के समय नाला चढ़ जाता है, ऊपर तक बड़ी घटना हो जाए, बहुत बुरी। बरसात के टाइम पे पुल बह जाती है, बरसात आने के बाद तो पुल बह जाता है, आगे चला जाओ, इसको निकाल के लाते हैं। फिर दोनों ओर की आवाजाही कैसे होती है? आज बंद हो जाते हैं जी, फिर उधर से आते हैं, सड़क से 1-1.5 किलोमीटर घूम के इधर उधर से निकलते हैं जी। तो आपने देखा किस तरीके की जिंदगी है इन लोगों की जो दोनों ओर रहते हैं। 2 लाइनें यहाँ याद आती हैं, आप जिंदा हैं गनीमत जानिए, कम नहीं ये आज के हालात में। इन लोगों पर सटीक बैठती हैं बिल्कुल। आपने देखा कितनी बुरी जिंदगी इनकी है जो दोनों ओर रहते हैं। और बरसात के दिनों में तो यहाँ और भी बहुत बुरा हाल हो जाता है। ये पुल जो लकड़ी का पुल है ये भी बह जाता है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि नेता यहाँ आते हैं, चुनाव के समय बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन आज तक इन लोगों की नहीं सुनी गई है। पानीपत के बाद इसराना से गुजरने वाले हाईवे पर जो पुल बनाया गया है वो यहाँ के लोगों को रास नहीं आया। इस पुल के नीचे जो दुकानें हैं उनके लिए ये पुल मुसीबत बन गया है। दुकानों और सड़क के बीच बहुत कम अंतर है, जिसकी वजह से यहाँ हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है। चलिए अब बात समालखा की। नेशनल हाईवे पर बसा ये शहर कभी टोका इंडस्ट्री की वजह से बड़ा प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि यहाँ के टोके की सप्लाई पूरे देश में होती थी, लेकिन सरकार की बेरुखी से टोका इंडस्ट्री ने यहाँ से पलायन शुरू कर दिया। अब यहाँ गिने चुने 2-4 टोका प्लांट हैं। जब से देश आजाद हुआ है 1947 से, यहाँ कम से कम 50-60 इंडस्ट्रियाँ थी जहाँ टोका मशीन बनती थी, कोल्लू बनते थे। मैंने अपनी आंखों में देखा है कि यहाँ का कोल्लू समालखा का ऑल इंडिया में सप्लाई होता था। और अब
ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई इनको अप्रोच मिली, ना कोई यहाँ इनके लिए कोई जगह बढ़िया बनाई। उसके बाद अब कम से कम 10 फैक्ट्रियाँ यहाँ चालू हैं। समालखा के ज्यादातर गांव यमुना के साथ लगते हैं, जिन्हें हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से यमुना के साथ यमुना एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई थी। सांसद महोदय ने भी कई बार कहा था कि यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे बनेगा, लेकिन उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। यहाँ के लोगों के मुताबिक यमुना एक्सप्रेसवे बनने से यहाँ बाढ़ का जो खतरा बना रहता है वो टल जाएगा। हमारे यहाँ पर इतने गांव आए हुए हैं बाढ़ से, जो 25-30 गांव बाढ़ से ग्रस्त हुए हुए हैं। इसके लिए सरकार कोई भी उपाय नहीं उठा रही। इसके साथ साथ एक बड़े पुल बांध बनाया जाना चाहिए ताकि आगे आने वाले ये गांव की बाढ़ से बच सकें। एमपी साहब को इसके लिए वो दिया जा रहा है ताकि आगे गाँव का दौरा भी किया उन्होंने, इसकी समस्या को देखा भी और इसके बारे में उन्होंने कोई विचार नहीं किया। इसको जल्दी से जल्दी कराया जाए।